नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम और क्लरिकल ग्रेड सेकंड एग्जाम जो अभी कंडक्ट हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी आउट हुआ है, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों से अवगत करवाएंगे, आपको जानकारी देंगे कुछ, क्योंकि बार बार बच्चों की कॉल आ रहे हैं, कुछ उनकी क्वेरीज हैं, तो उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने पेश हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सांगवान एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सांगवान एकेडमी पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सांगवान सर को बधाई देना चाहूँगा कि हमने यहाँ रिजल्ट शीट बना रखी है पूरी तरीके से, और यहाँ पर 99.99% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनमें से कोई भी टाइपिंग और एफिशिएंसी में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, वैसे तो आपको हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर गाइडलाइंस मिल जाएगी। फिर भी किसी को चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिए जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अदरवाइज आप हाई कोर्ट की वेबसाइट से जाके भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ दी हुई है, और मैं बता दूं आपको सबसे पहले तो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जो भी डेट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट न्यू बिल्डिंग डांगियावास बाईपास जोधपुर में है। और ये जो कि जोधपुर में जो रहने वाले हैं वो भी जानते होंगे, और अदर भी हैं। अपने कुड़ी बक्तासनी हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, वहां पर ये बिल्डिंग नई वाली बनी है। बहुत शानदार बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, तो जैसा कि सर ने बताया आपको अभी कि एड्रेस भी बता दिया आपको, कुड़ी बक्तासनी हाउसिंग बोर्ड है, वहां पर ये बनी हुई है। फिर भी कोई घबराए नहीं, आप जो पहुंचेंगे किसी से पूछेंगे वहां पे कि हाई कोर्ट का है, तो कोई भी आपको बता देगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद अभी इसमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल तो साथ लेके जाने। ध्यान से सुनना, ये गाइडलाइन में दिया हुआ है कि जो बच्चा यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएगा कि सर मैं तो फोटोकॉपी लाया हूं, वो चलेगा नहीं। आपको ओरिजिनल तो लेके जाना है, और साथ में ही कम से कम 2 सेट, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाने हैं। एक आधे सेट आप एक्स्ट्रा लेके जाएं, बाय द वे कोई साइन होने में, एक से होने में किसी प्रकार की गलती हो जाए, ठीक है, तो कम से कम 2 सेट तो अवश्य लेके जाएं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनकी जानकारी मैं देता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट की। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वैसे तो जो 10th का जो मार्कशीट है, आपकी 10th का सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है। फिर भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी की जो भी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आप बर्थ सर्टिफिकेट रूप में पेश करेंगे। नेक्स्ट बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। अब कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि सर मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो मुझे ग्रेजुएशन तक के लिए जानी है, कहां तक के लिए जाने है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि बच्चों ने फॉर्म में क्या भरा होगा। जब आप लोगों ने फॉर्म में भरा था, उसमें जो जो क्वालिफिकेशन आपने फिल की थी वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाइए वहां पे साथ में, अगर जरूरत होगी तो रख लेंगे, अदरवाइज आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी 10th और 12th की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज आपको लेके जानी है। अब देखो कि जो 10th और 12th में मार्कशीट भी होती है और साथ में सर्टिफिकेट भी आता है, तो कुछ सर्टिफिकेट अलग से जारी किए जाते हैं, और कुछ वर्षों में ऐसे भी जारी किए गए थे जिनमें एक ही पेज पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भी थे। ठीक है, तो आप पहले ही ज्ञात कर लें कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल पेज में हो चाहे अलग अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट 10th एंड 12th के बाद में आगे बात करेंगे हम डिग्री की। तो आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है उस ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए। मार्कशीट आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों लेके जाएंगे साथ में। साथ ही उसकी डिग्री भी होनी चाहिए।
क्योंकि यूनिवर्सिटी है डिग्री अलग से जारी करती है, तो मार्कशीट के साथ साथ में डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी। अब ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ओबीसी और एमबीसी में जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं वो कैंडिडेट हैं, वो क्या करेंगे कि 22/9/2022 यानी आपके फॉर्म की लास्ट सबमिशन की लास्ट डेट थी, उससे पहले का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए उस तिथि तक, और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस यदि ओबीसी एमबीसी का सर्टिफिकेट जो इश्यू डेट है वो 1 साल से पुरानी है, मतलब 22/9/2019 से लेकर 21/9/2019 के बीच की है, तो आप साथ में एक एफिडेविट पेश करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एक क्वेश्चन सर, यहाँ पे मैं आपका जो सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी पॉइंट नंबर बी पॉइंट के अंदर हमारा एक क्वेश्चन ये है, हाईलाइट कीजिए सर इसको। तो जैसे कि आपने कहा कि 22/9/2019 एंड 21/9/2021 इसके बीच में होना चाहिए, इसके इन बिटवीन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के पहले का हो, 2017 का हो, 18 का हो, 16 का हो, तो उनके लिए भी एफिडेविट से काम बन सकता है, ये नया वाला साथ में बना के ले जाए। ऐसी स्थिति में आप ऐसा करें, देखो गाइडलाइंस में से, गाइडलाइन में ये साफ साफ दिया हुआ कि 22/9/2019 से लेकर 21/9/2021 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, इतना पुराना चलेगा। फिर भी अगर आपके पास नहीं है इस ड्यूरेशन का, तो आप क्या करेंगे इसके समाधान के लिए, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो, और एक आप नया बनवा लें अभी, साथ में आपको एफिडेविट भी देना है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन वो तो ये कह रही है कि 22/9/2019 से लेके 21/9/2021 तक का कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर भी आप जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है विद एफिडेविट साथ में रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से लेके 22/9/2022 इसके बीच का होना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है वो जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 इसके बीच का है, तो आप क्या करेंगे, अगर मतलब ये पुराना है, वैसे तो 1 साल पुराना होना चाहिए, लेकिन इस ड्यूरेशन का है तो आप एफिडेविट इसमें भी साथ में पेश करेंगे, क्योंकि मेरे पास में जो है वो पुराना है, इस तरीके का एक एफिडेविट बनेगा। जो लैंग्वेज आपको जहां से भी आप एफिडेविट बनवाओगे वह लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। कि कोई विद्यार्थी सोचे कि सर मैं क्या लिखूं, वो आप जहां से भी एफिडेविट बनाओगे वो लैंग्वेज अपने आप लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं SC ST OBC MBC EWS सर्टिफिकेट। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि बार बार एफिडेविट बनवाने की बात आ रही है, तो एफिडेविट कितने वाले स्टाम्प पे बनवाएं हम, तो वो वहाँ पे तहसील स्तर पे वो जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। फिर वहाँ पे सभी, क्योंकि रात दिन उनका काम रहता है, तो 100 रुपए का स्टाम्प का बोलते हैं, 50 का बोलते हैं, 500 का बोलते हैं, जो भी है आपको पूरी जानकारी वो बता देंगे, क्योंकि रात दिन उनका काम यही रहता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु आता है अपना कि आप SC ST OBC MBC EWS सर्टिफिकेट जो भी हैं, वो जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट तिथि थी 22/9/2022 थी, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, ये अपने सर्टिफिकेट्स हो गए हैं कास्ट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम। आगे बात करेंगे हम मैरिज रजिस्ट्रेशन की। जो विवाहित महिला और पुरुष हैं वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में पेश करेंगे, ठीक है, और जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो वो एक बार एफिडेविट पेश करेंगे, ठीक है। अब देखिए साथ में आपको एक एफिडेविट और लगाना है, जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, वो बच्चों की संख्या से रिलेटेड एफिडेविट पेश करेंगे। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
एफिडेविट रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विद डेट ऑफ बर्थ। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए कितने बच्चे हैं आपके, उनकी डिटेल्स का एफिडेविट पेश करेंगे। एंड साथ ही इसमें अगर मान लो किसी के ज्यादा है बच्चे तो वो भी आपको उसमें पेश लिखना पड़ेगा। साथ ही इसमें यह भी है कि आपके जीवित पत्नी, जीवित स्पाउस, पति या पत्नी जो भी है, वो जीवित स्पाउस एक से ज्यादा नहीं है, इसका भी आपको एफिडेविट देना है। तो पत्नी भी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पति भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, जो भी आपका पार्टनर है उसका सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देंगे आप कि मेरे जीवित एक से ज्यादा पति या पत्नी नहीं। अच्छा, और हमारे दो बच्चों वाला वो भी नियम यहाँ पे है? बिल्कुल लागू है, इसके लिए भी आपको एफिडेविट देना है। अच्छा, तो एक ये नोट एक्सेप्टेड डोवरी इन मैरिज, ये वाला थोड़ा सा आप इलोबरेट कीजिए सर। डोवरी दहेज प्रथा। अच्छा, इसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इसी में आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं, उसी में लिखना आपको कि मैंने दहेज नहीं लिया है। अच्छा, इसी के अंदर एक पॉइंट, हाँ इसी में पॉइंट बनेगा, वो आप एफिडेविट बनवाएंगे वहां पर ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। मतलब शादी से रिलेटेड ये एफिडेविट है। अच्छा। तो इसमें सारी बातें आ गई। एक तो जीवित संतान की संख्या आ गई और उनकी डेट ऑफ बर्थ सहित उसमें लिखवाना है। साथ में उसमें यह भी नोट करवाना है कि मेरे एक से अधिक स्पाउस नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एक ये पॉइंट भी इसमें नोट करवाना है कि मैंने शादी के समय किसी प्रकार की दहेज नहीं लिया है। अच्छा, गाड़ी घोड़े वो नहीं मांगे हैं। हाँ, गाड़ी घोड़े डिमांड नहीं की। हाँ। ठीक। और जो विद्यार्थी अभी सिलेक्ट हुए हैं वो भी ध्यान रखिए, आप भी गवर्नमेंट कर्मचारी बन चुके हैं, इसलिए आप भी आगे, ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया मैं दहेज लूंगा। आपको भी ये डिक्लेरेशन देना है कि मैं दहेज नहीं लूंगा शादी में, ये डिक्लेरेशन आपको भी देना है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग डाइवोर्सी एंड विडो। देखिए कि डाइवोर्सी और विडो से रिलेटेड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होते हैं, देखो, यदि कोई विडो है तो वो अपने पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पेश करेंगे। ठीक है। और यदि विडो नहीं है, मान लीजिए वो डाइवोर्सी है, कोई परित्यक्ता है मान लीजिए, तो वो क्या करेगी, अपने डाइवोर्स होने का जो परित्यक्ता मतलब जिनका विवाह विच्छेद हो गया, डाइवोर्स ले लिया, छुट्टापा बोलते हैं। हाँ। तो वो क्या करेंगे, प्रूफ देना होगा उनको डाइवोर्स का। प्रूफ क्या होता है, या तो आपने कोर्ट से डाइवोर्स ली होगी तो कोर्ट में तो गए होंगे आप, तो वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिली होगी जजमेंट की, या तो वो, या फिर आप डिक्री जानते हैं, डिक्री मिली होगी वहां से कोर्ट से आपको। ठीक है। डिक्री मिलती है जब आपका केस कंप्लीट हो जाता है, उस समय डिक्री पेश मिल जाती है आपको कि अब आपका विवाह वो विच्छेद हो चुका है। ठीक है। विडो के लिए जो उनके हस्बैंड, जो जिनकी हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मतलब जो विडो है वो केवल डेथ सर्टिफिकेट, अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट पेश करेंगे। जी सर। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम, सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी। अब ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए है। देखिए, इसमें आपको एक डिसेबिलिटी का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है। वो ऑथोराइज पर्सन द्वारा बनाया जाता है, तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है। तो रिलेटेड आपके जो भी मेडिकल कॉलेज है वहां से बन जाता है, हॉस्पिटल से लगभग के बने हुए ही रहते हैं। हाँ, तो ये तो पहले से बना हुआ होगा, तो वो आपके पास में फॉर्म फिलअप करते वक्त जब ऑप्शन के अंदर पूछा जाता है तो ये फॉर्म फिलअप वही करता है जिसके पास सर्टिफिकेट होता है। हाँ बिल्कुल वही बात है। तो लेकिन ये भी ऑथोराइज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी टाइप करवा ले, सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला बिंदु कहता है प्रूफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन। जो व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है वो भी अपना एक्स सर्विसमैन होने का प्रूफ देंगे। भूतपूर्व कर्मचारी का मतलब आर्मी में जो कहीं से रिटायर्ड होने के बाद में, हाँ, तो उनको पीपीओ नंबर जारी होता है, वो लेटर आपको पेश करेंगे सामने। उससे उनको वो जो रिजर्वेशन में कोटा है वो उसका बेनिफिट मिल जाता है। उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो इसका प्रूफ देंगे। अच्छा। अन्यथा उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रूफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र है, अच्छा, वो आपको पेश करना है। यदि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए, जैसे मान लो कि फॉर्म भरते समय आपने लिख दिया कि मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हूं,
अच्छा। और पता लगे कि ये तो स्कूल टीम के साथ खेले हैं, है ना, और बस अपीयर हुए हैं बस उसमें, तो उस समय आपको, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का, तो आपको इस कैटेगरी का फायदा नहीं। एक सर मेरी आपसे बात है, क्वेश्चन है कि अगर कई बच्चे गांव के होते हैं जिनको फॉर्म फिलअप करना खुद से आता नहीं है, या ई मित्र से फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कुछ गलत ऑप्शन चूज हो जाता है। जैसे आपने अभी ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं कि प्रूफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अगर अपन इसी की बात करें कि गलती से टिक कर दिया, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? हो गया, अब गलती तो हो गई, इंसान है, तो उसका भी कुछ ऐसा है प्रोविजन? देखो, इसका प्रोविजन ये है कि पहली बात तो जब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तो एक बार आपको चांस देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि मान लो कि उसमें भर दिया, हमने देखा भी नहीं, अब क्या समाधान है उसका? हाँ। आज की तारीख में, आज की तारीख में समाधान ये है कि यदि आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जो पेश करते हो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का, तो अच्छी बात है, आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको कैटेगरी का फायदा मिलेगा। और यदि आप पेश नहीं कर पाते हो तो होना कुछ नहीं है, बस आपको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स पर्सन काउंट नहीं किया जाएगा, इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है आपको। ठीक, थैंक यू। आगे देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसको हम कहते हैं, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके लिए है? जो भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे जिला परिषद की हो, या फिर पीयूसी की हो, कॉर्पोरेशन की हो, पंचायत समिति की हो, उनको एक एनओसी के जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो देना होगा। ठीक है, एनओसी के लिए उनका जो डिपार्टमेंट है वो उसको जारी करता है, और ये एनओसी आपने कब ली होगी मैं बता देता हूं आपको। एनओसी लेनी होती है जब आप इस एग्जाम में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में बैठते हो, तो एग्जाम में बैठने की परमिशन लेनी होती है आपको कि मैं इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं, तो उसका आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट जारी कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो ये एग्जाम है, हाईकोर्ट वाले एग्जाम है, एग्जामिनेशन 2022, इसमें एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया होगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर आना है। जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है या किसी पदभार को संभालना है, उनके लिए है ये? हाँ, केवल उन्हीं के लिए है, जो मैंने बताया आपको, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिला परिषद की हो, पीयूसी की हो, कॉर्पोरेशन, पंचायत है, अच्छा। ये जितने भी हैं, चाहे बोर्ड का हो, कॉर्पोरेशन का हो, जो भी है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से इन्होंने पहले से परमिशन ले रखी होगी। एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले परमिशन लेनी होती है, सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो वो जानते हैं अच्छे से जी, तो उन्होंने परमिशन लिए, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी साथ में आपको लेकर आना है। ओरिजिनल तो लाने है, साथ में आपको बताइए स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की बाकी स्टार्टिंग 2 सेट आपको लेके आने हैं। 2 सेट? हाँ, 2 फोटोकॉपी साथ में लेके, 2 फोटोकॉपी, बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट है उनके लिए जो एलिजिबल ही नहीं है? हाँ, अन्य स्टूडेंट ये ना सोचे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं, आपको नहीं लेके आना है, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु अपना सर्टिफिकेट एफिडेविट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। यदि मान लो ये सर्टिफिकेट वो है कि यदि आप कहीं से भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मान लो कि आप एक क्रिमिनल केस है या आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, अगर बर्खास्त, निलंबित, कदाचार, दुराचार, किसी भी इस तरह के आपको दुर्व्यवहार की वजह से आपको निलंबित, बर्खास्त किया गया है, शायद वही है सर? हाँ, बिल्कुल वही है। अगर आपको किसी नौकरी में रहते हुए, है ना, और आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, अपॉइंटमेंट टर्मिनेट किया गया है ना, या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है मान लीजिए, निष्कासन, तो इस प्रकार की यदि कोई भी गतिविधियां हुई है तो उसका आपको पेश बताना पड़ेगा कि किस प्रकार आपके साथ में कोई ट्रेजेडी हुई है, चाहे भले ही आपको नौकरी से निकाला गया है, टर्मिनेट किया गया है, या फिर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फायर हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पेश करनी पड़ेगी, इसका क्लैरिफिकेशन आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरफ। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, 3 कैरेक्टर, ध्यान से सुनिए। पहला सर्टिफिकेट है ये आपने जहां से लास्ट एजुकेशन हुई है आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपने स्कूल पढ़ी, स्कूल के बाद में आपने ग्रेजुएशन करी है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो यहाँ मस्ट है ही,
क्योंकि अपने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों चीज इसमें अपने इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो अपना शैक्षणिक योग्यता थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर ग्रेजुएशन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये दो योग्यताएं अनिवार्य कंपल्सरी थी। तो आप क्या करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको प्रिंसिपल से बनवाना है जहां पर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन हुई है। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि आपने ग्रेजुएशन करी थी, तो ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं वो आपको बना के देंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता है उसी समय मिलता है जब आप वहां से अपना एडमिशन कहीं और लेने जाते हैं। आपकी कॉलेज पूरी हो जाती है तो आपको आपकी डिग्री के साथ में, मार्कशीट के साथ में वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ मिलता है। लेकिन एक इसमें एक रूल है, वो रूल कहता है कि वो सर्टिफिकेट है जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उससे 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लो किसी ने 2015 में कर ली ग्रेजुएशन, तो कि सर वही सर्टिफिकेट लगा दूं क्या? नहीं, वो नहीं लगाना आपको। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आज की डेट से नहीं, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस तिथि से 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यदि किसी के पास नहीं है, नहीं बनवाया, तो आप अब बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इश्यू नहीं कोई इश्यू नहीं, अब बनवा सकते हैं आप। एक सर्टिफिकेट तो हो गया आपकी जो एकेडमिक ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, ये तो अपने को वैसे फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड भी नहीं करना। हाँ, नहीं फॉर्म फिलअप करते समय की आवश्यकता नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भाग है, रिसेंट वाला काम करेगा। ठीक है। तो इसमें पहला सर्टिफिकेट हो गया कि आपने जहां से आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जहां से भी आपका हुआ है वहां का एकेडमिक ऑफिसर, प्रिंसिपल साहब वो आपको देंगे। सेकंड, मैं 3 सर्टिफिकेट के बारे में बताया, तो इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट समाज के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे आपका कोई पार्षद हो गया, सरपंच हो गया, या कोई गजेटेड ऑफिसर है, हाँ, उनसे आप अपना 2 सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। लेकिन आप ध्यान रहे वो भी 6 महीने ज्यादा पुराना ना हो, विद सील एंड साइन। हाँ, सील एंड साइन होना चाहिए, तभी पहचान होगी। अब कुछ एक इशू आ रहा है इसका, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट कुछ जगह गिवन है, अदरवाइज जो फॉर्मेट आपको कहीं पर भी जाएंगे, स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, यहाँ के किसी को भी जाके बोलते हैं तहसील में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए, या फिर इसमें जो एक गिवन फॉर्मेट है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उस पर भी आप करवा के कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि सर फॉर्मेट किस प्रकार का होगा, मुझे नहीं मिल रहा है, तो जो सांगवान एकेडमी का अपना जो आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, हाँ, उसमें जुड़िए, या फिर आप यहीं पर कमेंट में डाल दीजिए, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिए आप सांगवान एकेडमी के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इसमें जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये लोगो दिखाई देगा साथ में, सांगवान एकेडमी की पहचान ये है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो फायदा ही होगा, आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। और जो भी आगे भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बाद में भी कि फाइनली सिलेक्शन, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, या कौन रिजेक्ट हुआ है, ये सारी जानकारियाँ साथ में फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सारी जानकारी आपको लगभग मिलती रहेगी हमारे द्वारा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़िए, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं कहना चाह रहा था, सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट चाहिए तो वैसे स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, फिर भी हमसे चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ के और क्वेरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि आप आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, जिसको आप यूनिक आईडी बोलते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी एक आईडी साथ में लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु कहता है सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड, सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान। तो आपको इस कैटेगरी का फायदा लेने के लिए राजस्थान का रेजिडेंट होने का प्रमाण देना है, उसके लिए बोनाफाइड है वो आपको देना है। अब बोनाफाइड की बात ये आती है कि आप स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी आ रही है, बोनाफाइड या डोमिसाइल या मूल निवास एक ही है, इस लैंग्वेज से आपको भ्रमित नहीं होना है। तो इसमें अपने जो भी आज तक जो सर्टिफिकेट बना हुआ था मूल निवास में, जो हैंड रिटन बना के देते थे,
तो उसमें जो अपने डेट वेट डाली हुई होती थी तारीख, इसलिए इसको स्पेशल आप ध्यान रखें मूल निवास का कि इसको आपको डिजिटल वाला बनवा के लेके जाना है, डिजिटल वाला। हाँ, लेकिन वो डिजिटल अब बनवाएंगे आप तो बेटर है कि आप पुराना भी साथ लेके जाएं, उससे कोई रिजेक्शन नहीं होगा, पुराना वाला चलेगा लेकिन डिजिटल साथ रखें। पुराना वाला साथ लेके, पुराना वाला साथ रखें आप, पुराना वाला ओबीसी वाला भी साथ लेके जाना है। बिल्कुल हाँ। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना फोटोग्राफ से रिलेटेड, आपको हाल ही के 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है आप। हाँ ठीक है, तो रिसेंटली अभी की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात का फिर मैं बता दूं आपको, सभी कैंडिडेट्स जो हैं अभी प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन मत मानिए आप इसको। उसके बाद में जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिन जिन के डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे उनको फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा उनका। ठीक है, मैं एक बात फिर बता दूं आपको कि आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना ले जाना है, साथ में 2 सेट, कम से कम 2 सेट बता रहा हूं आप लेके जाना, फिर भी आप एक दो एक्स्ट्रा ले जाना ताकि आपको वहां दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब देखो कुछ सावधानी बरतने के लिए कुछ नियम और बताए हैं कि ये तो अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गई सारी बातें। आगे हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं वो आप कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे बिल्कुल, स्पेशली जैसे मास्क लगा के जाना है, वहाँ पे दूरी से बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट फिर अगला बिंदु कहता है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवश्य लेके जाएं, यदि कोई कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात मैं हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ बीच बीच में आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाने हैं। नेक्स्ट, कोई भी कैंडिडेट चाहे कि सर मेरे को तो ये काम हो गया, वो काम हो गया, डेट चेंज करवानी है, मतलब मैं डॉक्यूमेंट इस तारीख को नहीं जा सकता, नहीं, आप वेन्यू और डेट और टाइम चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वो तो जो कोर्ट आपको जो देगा, जो संस्था आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, वो जो डेट एंड टाइम देगी उसी डेट एंड टाइम में और उसी वेन्यू पे आपको पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपको कि जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है उनके सामने जब आप पेश होते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर कोई किसी प्रकार का दुराचार व्यवहार ना करें, अनुशासन रहित ना हो। वहां पे सांगवान एकेडमी के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एकेडमी में आपको अनुशासन से रखा गया था, अनुशासन से रहना सिखाया गया था, उसी तरीके से बिल्कुल गुड मैनर से, अच्छे मैनर के साथ वहां अनुशासन के साथ ही रहें, किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना करें कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आपकी वहाँ पर हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कोई भी इंटरव्यू पैनल में या डीवी के अंदर होता है तो 2 आदमी आपको पैनल के जो भी 3-4 प्रश्न होते हैं, 2-3 तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एक सिर्फ आपको मूक बधिर की तरह बैठा बैठा देखता है, आपकी एक्टिविटी देखता है कि आपका बैठने का ढंग क्या है, उठने का क्या है, तरीका क्या है, आप अनुशासित हो या नहीं हो, या पैर सीधे ऐसे ऊपर करके बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह की हरकतें अपने को वहाँ पर नहीं करनी है, सिंसियरिटी के साथ रहना है। क्योंकि मैं तो पूरे राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स है सिलेक्टेड है उन सब के लिए ये मैसेज है कि कहीं पर भी जाए, चाहे एटीएम की लाइन में लगे, चाहे आप रोडवेज की टिकट पे लगे, चाहे आप अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट पे लगे, वहाँ पर आपको सभ्यता और अनुशासन दिखाना ही है। इसलिए यहाँ पर भी आपको ये सभ्यता अनुशासन दिखाना है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और एक अच्छे साफ सुथरे अच्छे और सच्चे नागरिक हैं। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही वीडियो के लास्ट में कि हमें हर जगह पे, जरूरी नहीं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, यदि हम बिजली का बिल जमा कराने जा रहे हैं या रोडवेज बस की टिकट में भी लगे हैं, अगर सभी व्यक्ति अनुशासन से खड़े रहें तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता कि फटाफट टिकट भी सबको बढ़ जाती है। अगर उसमें अपन बीच में अनुशासन रहित काम करेंगे तो टिकट बनाने वाला उसको खिड़की को बंद कर देता है, फिर आप शोर शराबा करते हो, कभी को पुलिस वाले आते हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, उससे डिले ही होता है, कोई फायदा नहीं होता है ना इस चीज का। तो ध्यान रखेंगे आप, अनुशासन से रहें। अगला पॉइंट कहता है आपका कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई अलाउंस, कोई किराया नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको टीए और डीए नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के टीए डीए की आप वहां डिमांड न करें। दूसरी चीज कि आप वहां जाके ये ना कहें कि सर मैं पेश हो गया, इसका कोई प्रूफ दो मुझे।
अटेंडेंस सर्टिफिकेट दो, वहां संस्था द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक मिनट सर, कुछ कहना चाह रहे हैं कि अविवाहित होने की, मैंने आपको विवाहित सर्टिफिकेट के बारे में बताया आपको कि जो विवाहित व्यक्ति हैं वो क्या क्या सर्टिफिकेट में क्या लिखवाएंगे, मेरी मतलब विवाहित सर्टिफिकेट में ये लिखवाएंगे, एफिडेविट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कि मेरे जो बच्चों की संख्या वो ये है जितनी भी है। दूसरा बिंदु, उसमें ये लिखाएंगे मेरे जीवित केवल एक ही पति या पत्नी है, ठीक है। तीसरा बिंदु, इसमें ये लिखाएंगे मैंने किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं करी थी। 3 बातें। और जो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, वो भी एफिडेविट पेश करेंगे। वो क्या लिखवाएंगे उसमें लिखाएंगे कि मेरी पहले से कोई शादी नहीं करी हुई है, मैं अविवाहित हूं, कहने का मतलब पहला बिंदु। दूसरी बात, उसमें यह लिखवाएंगे कि जब मैं शादी करूंगा उस प्रकार से किसी भी प्रकार के दहेज की ना तो मांग करूंगा, ना ही दहेज लूंगा, और ना ही मैं दहेज दूंगा। गर्ल्स हैं वो भी अपना एफिडेविट देंगी कि मैंने अभी तक कोई शादी नहीं करी, मैं यानी कि मैं अविवाहित हूं, और जब मेरी शादी होगी तो न तो मैं किसी प्रकार का दहेज लूंगी, ना किसी प्रकार का दहेज दूंगी। और उसमें यह भी लिखाना है कि मैं बयान करता हूं भविष्य में मेरा विवाह होने पर मैं 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। ये बिंदु इसमें लिखवाना। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार मैंने रिपीट कर दिया आपको एफिडेविट में विवाहित और अविवाहित होने का जो सर्टिफिकेट है। अभी लास्ट में मैं बता दूं आपको, यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारी वो आपको मिल ही जाएगी न्यूज़। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको नीचे देखो, सामने वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये जोधपुर में जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम है उसके द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता पड़े तो आप वो हेल्प ले सकते हैं। सांगवान सर, लास्ट में आपको 2 लाइन कहना चाहेंगे। और सभी स्टूडेंट्स को एक ये मैसेज है कि सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल हैं, उनके फोटोकॉपी के 2 सेट आपको साथ लेके जाना है। तो 2 सेट इसलिए साथ लेके जाना है कि एक तो आपसे वहाँ पर बिना सेल्फ अटेस्टेड किए हुए लेके जाना है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि दोनों भी आप बिना सेल्फ अटेस्टेड किए हुए लेके जाओ, और फिर जैसे या तो वहाँ पर आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि सभी अभ्यर्थी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके रखें ताकि अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, या कुछ कोई ऐसा भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पर्सन हो, बैठे हुए हो, महानुभव बोल दे कि नहीं हमारे सामने वेरीफाई करो। वैसे तो आपने सेल्फ अटेस्टेड जो पहले कर रखा है उसके ही साइड में साइन कर सकते हो, सेम मैच हो जाता है। तो अपने को सावधानी ये बरतनी है, दोनों तरीके का अपने को सुविधा और सावधानी के हिसाब से वहाँ पर तैयार होकर पूर्ण रूप से प्रिपेयर होके जाना है। आराम से बढ़िया नहा धो के अच्छी यूनिफॉर्म फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के एकदम अच्छे से शालीनता और सभ्यता के साथ अपने को पेश आना है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सिलेक्शन तो होना तय था, ये तो आप सब जानते हो। ये लो सर, आप 2 शब्द बोल दीजिए बच्चों से। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं मैं आपको वापस से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपको यही कहना चाहूँगा कि लास्ट स्टेप बची आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जिस प्रकार से आपने पहले एग्जाम फाइट किया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपने जो आपका टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट हुआ उसमें मैं स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो 100 में से 100% नंबर उनके आए हैं। सभी के आए हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट के उनके भी आए होंगे, है ना। तो जिस प्रकार से 100% आपने दिया है, मैं चाह रहा हूं कि जो फाइनल स्टेप आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वहां पर भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपना 100% दें, ताकि आपको अच्छी सभ्यता की पहचान हो सके आपकी। और मैं आप लोगों को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा, भविष्य में आप हमेशा तरक्की करें और जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। और ज्वाइनिंग होने के बाद आप हमें ज्वाइनिंग का एक मैसेज जरूर करें, एक बार इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालें और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन पर डालें। और भगवान से प्रार्थना करेंगे भविष्य में आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहें आप, और आपका भविष्य वो उज्जवल रहे। धन्यवाद।